नमस्कार बच्चों, ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए पर डे की तरह आज भी शुरू किया जाए। समाजशास्त्र कक्षा 12 लेक्चर 8 और 2024 की परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का सलूशन। तो आज हम लोगों का समाजशास्त्र का अंतिम लेक्चर होगा जो 2024 तक के पूछे गए प्रश्नों का, जैसे कि हम पढ़ा चुके हैं अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी। तो दीर्घ उत्तरी का भी आज आपके सामने 2024 के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे सारे प्रश्नों का सलूशन हम लोग कर चुके हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। आज का टॉपिक जो हमारा है वह है भारत में श्रमिकों की समस्या पर एक निबंध लिखिए। ऐसे प्रश्न जब भी पूछे जाएं तो पहले अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करिए, और दृष्टिकोण तभी स्पष्ट होगा जो भारत की सामाजिक व्यवस्था को आप जानने का प्रयास करेंगे। अब श्रमिकों की समस्या पर एक निबंध लिखना है, तो श्रमिकों की समस्या थी क्या? तो श्रमिकों की समस्या का सबसे पहला कारण था कि श्रमिक जो कार्य करते थे और जहां कार्य करते थे वहां उनका डायरेक्ट रिलेशन उससे नहीं होता था, चाहे वह कंपनी में कार्य कर रहा हो, चाहे किसी स्थान पर विशेष कार्य में लगा हो। ऐसे श्रमिक का डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता था उस व्यवस्था से, बल्कि इसके लिए मीडिएटर हुआ करते थे, और मीडिएटर होने के नाते बेसिक कुछ समस्याएं श्रमिकों की बनी रही। तो आइए अब इस प्रश्न को हम कैसे लेते हैं। तो देखिए, भारत में श्रमिकों की समस्या पर जो निबंध लिखना है वह कि फैक्ट्रियों में अधिकतर कामगारों को रोजगार ठेकेदारों या बिचौलियों के माध्यम से मिलता था। कहने का मतलब है कि फैक्ट्री में जो मजदूर काम करते थे उन मजदूरों को वह काम जो मिलता था वह किसके द्वारा? हमने कहा मीडिएटर, वही मतलब ठेकेदारों या बिचौलियों के माध्यम से मिलता था। किसी जगह वो काम करते थे तो बिचौलिया जो रहता था वही उनको वहां पर नियुक्त करता था, लगाता था। ऐसा काम मिल रहा है। आगे कह रहा है कि कानपुर कपड़ा मिलों में ये बिचौलिए या काम दिलवाने वाले, चाहे बिचौलिए कहिए चाहे काम दिलवाने वाले कहिए, या उन्हें आप मिस्त्री कहलाते थे। जो बिचौलिया श्रमिकों को कामों पर लगाते थे उन्हें हम क्या कहते हैं? बिचौलियों के नाम से जानते हैं। काम लगाने वालों के नाम से उन्हें मिस्त्री भी कहते थे। ये बात क्लियर हुई? अच्छा, मिस्त्री कहते थे। जो स्वयं भी कामगार, ये मिस्त्री जो होते थे ये भी कामगार ही होते थे, ये भी श्रमिक ही होते थे। अंतर क्या था? ये उन्हीं क्षेत्रों और समुदायों से होते थे जिनसे प्रायः कामगार आते थे। ये मिस्त्री काम दिलाने वाले या बिचौलिया जो होते थे कामगार होते थे, यही भी श्रमिक थे, और ये इन्हीं समुदायों से होकर आते थे। कामगार जिस समुदाय से थे यही इसी समुदाय के लोग बिचौलिया या मिस्त्री भी होते थे, मतलब एक ही समुदाय के लोग होते थे। अंतर क्या है? अंतर यह कि कामगार, ये जो मिस्त्री होते थे, इनकी पीठ पर या बिचौलियों की पीठ पर फैक्ट्री मालिक का हाथ होता था। ये जो मिस्त्री होते थे रहते थे तो कामगार को ही समुदायों से, लेकिन इन पर मालिक का हाथ होता था। मालिक इनको जानता था, वही लगाते थे। मालिक का इन पर कृपा होती थी, इसलिए ये अन्य कामगारों या कर्मियों पर
सत्ता चलाते थे, मालिक का इन पर प्रभाव रहता था, मालिक के कथनानुसार ये लगाते थे। इसलिए इन पर मतलब मिस्त्री पर, किसका? मिस्त्री पर जो है फैक्ट्री मालिक का पूरा प्रभाव रहता था। और इसका प्रभाव यह था कि ये मिस्त्री इन मजदूरों पर, इन कामगारों पर सत्ता भी चलाते थे, अपने मन से लगाते थे, उन पर अपना हुक्म चलाते थे। दूसरी ओर इन मिस्त्रियों का अन्य कामगारों पर अपने समुदाय से संबंधित दबाव भी रहता था। इन मिस्त्रियों का मतलब ये जो काम थे, काम दिलाने वाले, जिन्हें हम मिस्त्री कहते हैं, अन्य कामगारों पर, अन्य जो कामगार थे, मजदूर थे, पर अपने समुदाय से संबंधित दबाव भी रहता था। अपने समुदाय होने के नाते उस पर दबाव भी बना रहता था। वर्तमान में इस प्रकार की मिस्त्री प्रथा, अब वर्तमान की बात, ये पहले की बात थी। पहले की बात में क्या आपने समझा? सिर्फ आपको यह जानना है कि श्रमिक फैक्ट्री के मालिक से नहीं नियुक्त होते थे। इनकी नियुक्ति काम दिलाने वाले या मिस्त्री या आप कहिए बिचौलियों के माध्यम से होती थी। ये बिचौलिया भी उन्हीं कामगारों के समुदाय से रिलेटिव होते थे, ये भी श्रमिक थे। लेकिन अंतर क्या था कि बिचौलियों पर फैक्ट्री मालिक का प्रभाव होता था और उस प्रभाव के नाते ये श्रमिकों पर अपनी सत्ता को चलाते थे। सत्ता मतलब अपने अनुसार कार्य करवाते थे। यह मूल बात है। अब वर्तमान पर आइए, वर्तमान में क्या व्यवस्था है? वर्तमान में इस प्रकार की मिस्त्री प्रथा का महत्व कम हो गया। आज हम देख रहे हैं कि जो मिस्त्री हुआ करते थे, बिचौलिए हुआ करते थे, आज वर्तमान की व्यवस्थाओं में इनका प्रभाव क्या हो गया? कम हो गया है। अब ऐसी बिचौली लोग नहीं दिखाई देते। अब कर्मचारियों की भर्ती, फैक्ट्रियों में आज भी भर्ती होगी, इनकी जरूरत है। अब कर्मचारियों की भर्ती में प्रबंधकों, मैनेजमेंट और यूनियन दोनों की भूमिका प्रधान होती है। आज यही भर्ती होती थी तो मिस्त्री करते थे। अब इन कर्मचारियों की भर्ती में प्रबंधक, मैनेजमेंट और यूनियन दोनों की भूमिका क्या हो गई? प्रधान हो गई है। और ये अधिक से अधिक अपने लोगों को रोजगार देते हैं। अब ये लोग अपने अपने कर्मचारियों की जब भर्ती होती है, प्रबंधकों, तो कर्मचारियों की भर्ती में प्रबंधकों और यूनियन दोनों की भूमिका जब प्रधान हुई, तो ये प्रबंधक के लोग अपने लोगों को क्या दे रहे हैं? रोजगार देते हैं। ये अपने लोगों को अपने यहां लाने का प्रयास करते हैं। इस कड़ी में अधिकतर कर्मचारी भी यही आशा रखते हैं कि उनके बच्चे भी वही रोजगार पा जाएं या उनकी रिटायरमेंट के बाद उनके बच्चों को रोजगार पर लगा दिया जाए। यह क्लियर हुआ? तो जो कर्मचारी हैं उनकी इच्छा होती है कि जो हम कार्य कर रहे हैं, मेरे रिटायर होने के बाद मेरा पुत्र, मेरा अपना कोई रोजगार पाए और रोजगार पर उसे प्राप्त हो या रोजगार मिल जाए। अनेक फैक्ट्रियों में एबीजी कर्मचारी के रूप में भी लोग काम करते हैं। अनेक फैक्ट्रियों में एबीजी कर्मचारी के रूप में भी लोग क्या करते हैं? काम करते हैं। जो नियमित कर्मचारी की छुट्टी जाने पर, अब एबीजी कर्मचारी क्या हैं? एबीजी कर्मचारी ऐसे कर्मचारी हैं जो नियमित कर्मचारी, जो रोज कार्य करते हैं और जो रोज डेली पर डे अपनी ड्यूटी को करते हैं, पर डे के लिए लगे हैं, वे पर डे जो काम कर रहे हैं, ये कहे क्या चले जाएं? छुट्टी पर नियुक्त किए जाते हैं। जब डेली पर कोई कर्मचारी काम कर रहा है और वह छुट्टी पर
चला जाता था। ये तो तब एवजी कर्मचारी जो होते थे उन्हीं के स्थान पर कार्य करते थे। ये क्लियर हो गया होगा। कह रहे हैं कि अनेक फैक्ट्रियों में एवजी कर्मचारी के रूप में भी लोग काम करते हैं। एवजी कर्मचारी क्या है? एवजी ऐसे कर्मचारी हैं जो परमानेंट जो कार्य करने वाले कर्मचारी हैं, उनके छुट्टी जाने के बाद इनको लगाया जाता है और ये वास्तव में कई वर्षों तक, एवजी कर्मचारी के विषय में कहा कि कई वर्षों तक इसी प्रकार कार्य करते रहते हैं। छुट्टी गए तो इनको रखा गया और छुट्टी से वापस आ गए तो फिर वो करने लगे, फिर ये हट गए। लेकिन उन्हें नियमित कर्मचारी का दर्जा, ऐसे कई वर्षों से बहुत सारे कर्मचारी कार्य करते रहते हैं लेकिन उन्हें नियमित कर्मचारी का दर्जा प्राप्त, नियमित कर्मचारी का दर्जा व सुरक्षा नहीं मिलता। यह संगठित क्षेत्र में अनुबंध कार्य का नमूना है। यह संगठित क्षेत्र का एक समझौतापूर्ण कार्य का क्या है? नमूना। तो ये लाइन क्लियर हो गया। पहले बिचौलियों के माध्यम से, आज बिचौलियों की प्रथा क्या हुई? समाप्त हुई। अब कर्मचारियों की भर्ती कौन कर रहा है? प्रबंधक और यूनियनों के माध्यम से। प्रबंधक और यूनियन क्या चाहेंगे? अपने लोग ही लोगों की भर्ती करना, अपने लोगों को रोजगार देना। रोजगार जो कर्मचारी, उनकी इच्छा क्या है कि उनकी इच्छा है कि हम जब तक कार्य कर रहे हैं या हमारे जाने के बाद, रिटायर होने के बाद, या हमारे रहते ही हमारे पुत्र पुत्री जो भी अपने रिलेशन के लोग ही काम को पावें। और इस रूप में ये तो हो गया। अब कहा गया कि यहां एक और कर्मचारी के रूप में कार्य कर रहे थे जिसे एवजी कर्मचारी कहा जाता है। एवजी कर्मचारी कौन होते हैं? एक ऐसे कर्मचारी होते हैं जो परमानेंट कार्य करते हैं, पर डे कार्य करने में लगे हैं, लेकिन जब वे छुट्टी पर किन्हीं कारणों से चले जाते हैं तो एवजी उनके स्थान पर कार्य करते हैं। फिर आ जाते हैं वो लोग तो फिर इनका काम छूट जाता है। और ऐसे लोगों को काम करने वालों की बताई जा रही संख्या जो है वह लगभग कहा जाए तो कई वर्षों से इस तरह से काम करते रहते हैं और उन्हें नियमित कर्मचारी का दर्जा प्राप्त नहीं होता या नियमित कर्मचारी का दर्जा और सुरक्षा नहीं मिल पाती। तो यहां यह बातें बताई गई। तो मिस्त्री पहले कैसे थे, बदलाव आया तो ये हुआ। आगे के क्वेश्चन को कैसे बढ़ाया जाए देखें। असंगठित क्षेत्र बनाम दिहाड़ी मजदूर। असंगठित क्षेत्र बनाम क्या है? दिहाड़ी मजदूर। अब बात आती है संगठित और असंगठित क्षेत्र। असंगठित क्षेत्र में ठेकेदारी श्रम प्रथा के दृश्य हमें प्रायः सभी जगह देखने को मिलती है। असंगठित क्षेत्र में ठेकेदारी श्रम प्रथा के दृश्य हमें प्रायः सभी जगह देखने को मिलती है। ठेकेदारी जो श्रम प्रथा है असंगठित क्षेत्रों में हमें कई जगहों पर यह चीजें देखने को मिलती हैं। चाहे वह निर्माण कार्य हो, ईंट भट्टों पर ईंट पाथने का काम हो, ठेकेदारी प्रथाएं चलती है। असंगठित क्षेत्र में कोई श्रम कानून लागू नहीं होता। असंगठित क्षेत्र पर कोई श्रम कानून लागू नहीं होती। वहां कोई श्रम कानून की व्यवस्थाएं ही नहीं है। रोजगार का स्वरूप यहां मौसमी और अस्थायी, रोजगार का जो यहाँ का नेचर है वो कैसा है? मौसमी। मौसम है तो काम पे लगे हैं, मौसम अनुकूल नहीं रहा तो छुट्टी कर दी जाती, मौसमी होती है। मौसमी का मतलब ऐसा कार्य प्रणाली है जो उस मौसम में ही किया जा सकता है। मौसम न रहने पर उन्हें छुट्टी करनी है या काम धंधे रोकने पड़ते हैं। श्रमिकों में गतिशीलता अधिक होती है। ऐसे में क्या होगी? श्रमिकों में क्या पाया जाए? गतिशीलता यहां ज्यादा दिखाई है। मनमाने ढंग से मजदूरी तय की जाती है। कार्य का स्वरूप बिखरा हुआ होता है। असंगठित में कार्य का स्वरूप क्या है? हमारी कृषि प्रणाली भी मौसम पर निर्भर करती है। वही खेत,
वही समय, लेकिन मौसम के आधार पर फसलों को परिवर्तित किया जाता है। वैसे श्रमिकों को भी समय के अनुसार मौसम दर मौसम काम करने को मिलता है। तो इसी को क्या कहा गया? मौसमी। कार्य का स्वरूप बिखरा हुआ होता है। भाई बिखरा है तो ये कार्य कर रहे हैं, नहीं हुआ तो अब छोड़कर दूसरा कार्य करेंगे, बिखरा होता है। असंगठित क्षेत्र में ठेकेदार किसी गांव में जाता है और लोगों से ठेके पर काम करने की बात करता है। ठेकेदार क्या करेगा? गांव में जाएगा और ठेके पर लोगों को काम करने के लिए बात करता है, और वह काम के इच्छुक लोगों को अग्रिम या कुछ राशि ऋण के रूप में भी दे देता है। कुछ राशि अग्रिम या कुछ राशि किसके रूप में? ऋण के रूप में भी दे देता है, जिससे ट्रांसपोर्ट का भाड़ा भी सम्मिलित रहता है। एडवांस या ऋण की धनराशि पूरी होने तक वह उन्हें कोई भुगतान नहीं करता है। जो ऋण दिया है, एडवांस दिया है, जब तक यह राशि पूरी नहीं हो जाता उन्हें कोई भुगतान नहीं करता। इस प्रकार ठेकेदार के दबाव में रहते हैं। ये किसके दबाव में रहेंगे? ठेकेदारों के दबाव में रहते हैं। पहले यह स्थित गांव में कृषि श्रमिकों की हुआ करती थी। पहले यह व्यवस्थाएं गांव में कहां होती थी? कृषि श्रमिकों को बहुत हुआ करती थी। जब ये साहूकार, कृषि श्रमिकों को कैसे होती थी? साहूकार या भूस्वामियों के ऋण के बोझ से, साहूकार और भूस्वामियों के ऋण के बोझ से दबे रहते थे। अब यह स्थिति औद्योगिक श्रम में लगे दिहाड़ी मजदूरों की है। पहले यही क्रम श्रमिकों के ऊपर था। श्रमिकों पर कैसे था कि साहूकार या जमींदार, जमीन का मालिक, पहले इन्हें कुछ ऋण उपलब्ध करा देते थे, इन्हें कुछ ऋण देते थे और ऋण देने के बाद इनसे काम लेते थे। जब तक ये पूरा अपने कार्य से, अपने परिश्रम से उस ऋण को नहीं चुका देते थे, तब तक इन्हें और पैसे उनको प्राप्त नहीं। तो यह कृषि में पहले था। आज वही चीज बता रहे हैं कि औद्योगिक क्षेत्रों में लगे हुए श्रमिक दिहाड़ी और मजदूरी की उनकी स्थिति हो गई है। वे आज भी ठेकेदारों के ऋणी हैं। किसके ऋणी हैं? ठेकेदारों के क्या हैं? ऋणी हैं। ठेकेदारों को उनके सामाजिक सरोकार से कोई लेना देना नहीं होता। ठेकेदारों को उनकी सामाजिक व्यवस्थाओं से कोई लेना देना नहीं होता। न ही दिहाड़ी मजदूर भी उनसे किसी प्रकार का सरोकार रखते हैं। दिहाड़ी मजदूर भी उनसे किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखते। वे औद्योगिक समाज के स्वतंत्र सदस्य हैं। औद्योगिक समाज के कैसे सदस्य हैं? स्वतंत्र हैं। वे कभी भी अनुबंध को तोड़कर दूसरे ठेकेदार के पास, अनुबंध को तोड़कर दूसरे ठेकेदार के पास काम तलाशने लगते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवार सहित पलायन करते रहते हैं और इनके बच्चे भी इनके कामों में हाथ बांटते हैं। ये ग्रामीण से क्षेत्र से लेकर दूर दराज के अत्यधिक भीड़ भाड़ वाले शहरी क्षेत्रों में भी काम करते देखे जा सकते हैं। तो ये कभी भी अपने ठेकेदारों को बदल सकते हैं। इनसे कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। नैतिकता का बात है कि भाई ऋण दिए हैं, ऋण का भुगतान करने तक ये काम करेंगे और किसी भी प्रकार का एक दूसरे से सामाजिक व्यवस्थाओं से कोई लेना देना नहीं होता। निर्माण या वस्तुतः प्रबंधक का मुख्य कार्य फैक्ट्री में कार्यरत विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों पर नियंत्रण रखना, उनसे अधिक से अधिक काम लेना होता है। कर्मचारी अधिक से अधिक उत्पादन में सहयोग करें, इसकी दो मुख्य विधियां हैं। पहली विधि तो यह है काम के घंटे बढ़ाए जाएं, अधिक से अधिक उत्पादन कब करें। इसमें दो ही विधि है। पहली विधि क्या है कि काम के घंटे को क्या किया जाए? बढ़ाया जाए। और दूसरी विधि यह है कि कार्य की निश्चित घंटों में
उत्पादन की मात्रा वृद्धि की जाए। दो ही ढंग से अगर देखा जाए अधिक से अधिक उत्पादन हो सकता है। दो ढंग कौन कौन से हैं भाई? दो ढंग में तभी काम उत्पादन ज्यादा होगा, चाहे कार्य करने वाले के क्या किया जाए, घंटे को और बढ़ा दिया जाए, 4 घंटे कर रहा 6 घंटे कर दिया जाए, या दूसरी विधि है कि कार्य के जो घंटे हैं उसमें उत्पादन का एक एवरेज दिया जाए, कितना आपको उत्पादन करना है, तब भी बढ़ सकता है, बढ़ाया जाए। उत्पादन बढ़ाने में मशीनें बड़ी मददगार होती हैं। उत्पादन बढ़ाने में कौन मददगार? मशीनें बड़ी मददगार होती हैं, लेकिन ये कर्मचारी के हित में नहीं है। इसलिए कार्ल मार्क्स और महात्मा गांधी दोनों ही मशीनीकरण को रोजगार के लिए संकट बताया था। मशीनीकरण को रोजगार के लिए संकट बताया था। कौन कौन? कार्ल मार्क्स और महात्मा गांधी ने। आइए बढ़ते हैं। उद्योगों जिनमें अधिकाधिक मशीनों का प्रयोग में लाया जाता है वहां बहुत ही कम कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है। भाई जहां जिस उद्योग में मशीन लगे वहां कर्मचारियों की नियुक्ति क्या होगी? बहुत कम हो जाती है। और जिन कर्मचारियों को मशीनों के संचालन में लगाया जाता है वो भी अंततः मशीन की ही तरह काम करने लगते। भाई मशीन के साथ ला करके मनुष्य क्या हो गया है? मशीन हो गया है। मानवीयता भले खत्म हो रही है लेकिन मानव एक यंत्र के रूप में कार्य हो रहा है, क्योंकि उसका संचालक एक यंत्र के साथ हमेशा लगा रहता है। वे भी अंततः मशीन की ही तरह काम करने लगे हैं। यहां हम उदाहरण के रूप में उदाहरण दिया जा रहा है कि मारुति उद्योग लिमिटेड की भीतरी कार्यशैली का वर्णन कर रहे हैं। मारुति के संदर्भ में वर्णन किया जा रहा है। मारुति उद्योग में प्रति मिनट 2 कारों की असेंबलिंग हो जाती है। प्रति मिनट 2 कारों की असेंबलिंग हो जाती है। 2 मिनट में 2 कारों की। मारुति उद्योग में काम करने वाले कर्मचारियों को पूरे दिन में केवल 45 मिनट का अवकाश या आराम मिलता है। पूरे दिन में कितने मिनट का? केवल 45 मिनट का आवास मिलता है। इसमें 30 मिनट का एक लंच ब्रेक तथा 7.5 मिनट की 2 टी ब्रेक सम्मिलित है। मारुति उद्योग में निरंतर मशीन की तरह काम करने के कारण कर्मचारी जल्दी ही शक्तिहीन हो जाते हैं। मनुष्य एक यंत्र के रूप में मशीनीकृत के साथ हमेशा जुड़ने के बाद मशीन की तरह कार्य कर रहे, वह इतने लंबे टर्म तक काम करने के नाते वह क्या हो जाता है? शक्तिहीन हो जाते हैं। और 40 वर्ष की उम्र तक पहुंचते पहुंचते अधिकांश कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले लेते हैं। वह स्वतः ही अपने आप को रिटायर्ड कर लेते हैं, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले लेते हैं। तो यहां आपने देखा श्रमिकों का। तो श्रमिकों के रूप में वर्तमान में क्या कंडीशन रहे, पहले श्रमिक कैसे थे, वर्तमान में, और आज काम करने के पीछे असंगठित क्षेत्रों में की बात कही जाए तो कैसे काम लगाए जाते हैं, कैसे कार्य कर रहे हैं, यहां हमने उसकी चर्चा की। अगला प्रश्न है भूमंडलीकरण से आप क्या समझते हैं? इसके सामाजिक परिणामों की विवेचना कीजिए। दूसरा प्रश्न है कि भूमंडलीकरण से आप क्या समझते हैं और इस भूमंडलीकरण से सामाजिक परिणाम क्या निकल कर आए। आइए देखते हैं।
हम वर्तमान की बात यहां डायरेक्ट कर रहे हैं कि वर्तमान में 21वीं शताब्दी में सामाजिक परिवर्तन का कोई भी आकलन करने के लिए भूमंडलीकरण की उपेक्षा नहीं की जा सकती। कह रहा है कि भाई 21वीं सदी का जो समय है, कालखंड है, इसमें जब हम सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं तो सामाजिक परिवर्तन में भूमंडलीकरण को हम इग्नोर नहीं कर सकते, हम इसकी उपेक्षा नहीं कर सकते। समाजशास्त्र भूमंडलीकरण के लिए केवल सामाजिक सांस्कृतिक परिणामों का ही अध्ययन करता है। अगर हम समाजशास्त्र की बात लें तो समाजशास्त्र भूमंडलीकरण के केवल सामाजिक और सांस्कृतिक परिणामों का ही अध्ययन करता है, इससे ज्यादा नहीं। सामाजिक करेगा और उसके सांस्कृतिक परिणामों का ही अध्ययन करता है। यह व्यक्ति और समाज, सूक्ष्म और स्थूल, व्यष्टि एवं समष्टि, माइक्रो और मैक्रो, स्थानीय एवं भूमंडली के बीच के संबंधों को भाव को समझने के लिए समाजशास्त्री कल्पना शक्ति का प्रयोग करता है। समाजशास्त्री एक कल्पना के रूप में इसका प्रयोग संबंध स्थापित करता है। किसका? व्यक्ति और समाज, सूक्ष्म और स्थूल, व्यष्टि और समस्त, जिसे माइक्रो एंड मैक्रो, स्थानीय और भूमंडली के बीच का जो संबंध है, इस भाव को समझने के लिए समाजशास्त्री इसका माध्यम लेता है, कल्पना के माध्यम से इसका प्रयोग करता है। एक दूर दराज के गांव में रहने वाला किसान भूमंडली परिवर्तनों से कैसे प्रभावित होता है। अब प्रश्न कर रहा है कि एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत गांव में रह रहा है, एक ऐसा व्यक्ति जो गांव में रहने वाला किसान है, वह भूमंडली परिवर्तनों से कैसे प्रभावित होता है। तो यहां देखिए प्रश्न है वाचक के साथ है कि भूमंडलीकरण ने मध्यम वर्ग के रोजगार के अवसरों पर कैसा प्रभाव डाला। रोजगार के जो अवसर थे उस पर कैसा प्रभाव डाला है। भूमंडलीकरण ने रोजगार पर कैसे प्रभाव डाला है। उसने बड़े भारतीय निगमों के पार राष्ट्रीय ट्रांसनेशनल निगम बन जाने की संभावनाओं को कैसे प्रभावित किया है। तीसरा प्रश्न वाचक, यदि खुदरा व्यापार का क्षेत्र पार राष्ट्रीय बड़ी कंपनियों के लिए खोल दिया जाता, यहां प्रश्न आइएगा, सुनिएगा। यदि खुदरा व्यापार, जो छोटे मोटे व्यापारी हैं, खुदरे व्यापार का क्षेत्र है, जो छोटे छोटे व्यापारियों का एरिया थे, अगर वहां पार राष्ट्रीय बड़ी कंपनियों के लिए खोल दिया जाता है, बड़ी कंपनियां भी वहां आ जाए, अगर ऐसा कर दिया जाता है, तो पड़ोस के पंसारी पर उसका क्या प्रभाव होगा। जहां छोटे छोटे खुदरे सामान मिलते थे, अगर वहां बहुराष्ट्रीय कंपनियों का एंट्री कर दिया जाए, तो बता रहे हैं कि उन छोटी कंपनी पंसारी की दुकान चलाने वालों पर क्या प्रभाव होगा। आज हमारे शहरों और कस्बों में इतने अधिक बड़े बड़े बिक्री भंडार, शॉपिंग मॉल आ गए हैं। बिक्री भंडार का मतलब आज हमारे इर्द गिर्द शहरों में इतने बड़े बड़े क्या आ गए, शॉपिंग मॉल हो गए हैं। शॉपिंग मॉल या बिक्री भंडार क्यों हैं? यह भूमंडलीकरण की दिशा में बताने का प्रयास हो रहा है। ध्यान दीजिएगा कि आज हमारे शहर और कस्बों में इतने बड़े बड़े बिक्री भंडार मतलब क्या है, शॉपिंग मॉल क्यों है। आज युवाओं में अपनी खाली समय बिताने का तरीका, खाली समय जो पहले के युवक कैसे बिताते थे, आज के युवा में, आज कोई भी नवयुवक अपने खाली समय को कैसे बिताता है, वह किस प्रकार से अपने खाली समय को बिता रहा है। हम भूमंडली के द्वारा लाए जा रहे विभिन्न प्रकारों के, हम भूमंडलीकरण द्वारा लाए जा रहे विभिन्न प्रकार के व्यापक परिवर्तनों की
कुछ उदाहरण देते हैं। भूमंडलीकरण के द्वारा जो परिवर्तन आ रहे हैं अब उस पर विचार करते हैं। यहाँ तो आपको प्रश्नों के माध्यम से बताया गया किसान का, नवयुवकों का कि कैसे प्रभावित हुए। अब यहाँ थोड़ा सा उसको समझिएगा। व्यापक परिवर्तन के उदाहरण दिया जा रहा है। आप स्वयं भी ऐसे और कई उदाहरण बता सकेंगे जिनसे भूमंडलीय घटनाक्रम आप लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहा है। बहुत सारे ऐसी घटनाएं हैं जो भूमंडलीकरण की वजह से हम लोगों को जीवन को प्रभावित किया है और उसके माध्यम से उस तरीकों को भी प्रभावित कर रहा है जिससे समाज शास्त्र को समाज का अध्ययन करना है। उस तरीकों को भी प्रभावित कर रहा है जिसके माध्यम से समाज शास्त्र को से समाज का अध्ययन करना है। भारत द्वारा अपने बाजार को खोल देने और उनके उत्पादों के आयात पर लगे प्रतिबंधों को हटा देने से, यहां कर आप भारत के बाजार को अगर देखिए तो भारत का बाजार बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए खोल देने से और उनके आने वाले सामानों पर आयात लगे प्रतिबंध जो लगे थे, जो नहीं सामान ला पाते थे, उन पे जो प्रतिबंध लगाए जाते उसे हटा लेने से हम देखते हैं कि हमारे पास पड़ोस की दुकानों पर भिन्न भिन्न भागों से उत्पादित वस्तुएं आने लगी हैं। यह क्या बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा वह सारी सामग्री जो अब तक आयात पर प्रतिबंध होने के कारण मार्केट में नहीं पहुंच पाती थी, आज इस भूमंडलीकरण के कारण वो भिन्न भिन्न देशों से, भिन्न भिन्न जगहों से उत्पादित वस्तुएं उस मार्केट तक पहुंच गई हैं, आने लगी हैं। भारत में आयात पर लगे सभी प्रकार के पैरात्मक प्रतिबंधों को 1 अप्रैल 2001 से निरस्त कर दिया गया। भारत में आयात पर लगे सभी प्रकार के, आयात पर जितने भी प्रकार के पैरात्मक प्रतिबंध थे वो 1 अप्रैल 2001 से निरस्त। आयात पर जो प्रतिबंध लगाए जाते थे वह कब से समाप्त कर दिया गया? 1 अप्रैल 2001 से उसको समाप्त कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया। अब पड़ोस के फलों की दुकान में, पड़ोस के क्या है, एक फलों की दुकान जो थी में बिक्री के लिए पड़ी चीन की नाशपाती। अब इस फल की दुकान पे क्या क्या बिक रहा है? चीन की नाशपाती, चीन की क्या बिक रहा है? नाशपाती। और ऑस्ट्रेलिया के सेब को देखकर आश्चर्य नहीं होता। अब हमें इस चीज को देखकर आश्चर्य नहीं होता कि चीन की नाशपाती और ऑस्ट्रेलिया की सेब बिक रही है, यह देखकर आश्चर्य नहीं होता। पड़ोस की दुकान में आपको ऑस्ट्रेलियाई संतरे का रस और बर्फ में जमे हुए पैकेटों में तलने के लिए तैयार आलू की चिप्स मिल जाएगी। विभिन्न देशों की विभिन्न वस्तुएं विभिन्न प्रत्येक दुकानों पर आराम से मिल जाएंगी। क्यों? क्योंकि जो आयात पर प्रतिबंध लगाया गया था, सामानें नहीं आ पाती थी, वह 2001 से पूरी तरह से खोल दी गई। वैश्वीकरण के चलते हमारा रहन सहन, खान पान, हमारा रहन सहन और खान पान बदल रहा है। सरकारी नीति में किए गए एक जैसे परिवर्तन उपभोक्ताओं को पृथक पृथक तरीके से प्रभावित करते हैं। यह परिवर्तन जहां एक संपन्न उपभोक्ताओं के लिए उपयोग के नए और व्यापक विकल्प लाता है, वहीं एक किसान के लिए, भाई जो धनाढ्य हैं, जो खाने वाले धनाढ्य हैं, जो उपभोक्ता धन संपदा से लैस है, वह उपयोग के लिए नई नई सामग्रियां, उसके लिए व्यापक विकल्प आते हैं। लेकिन वहीं एक किसान के लिए आजीविका का संकट पैदा कर सकता है। किसान के लिए क्या कर दिया? एक कहा जाए तो आजीविका का संकट पैदा कर सकता है। ये परिवर्तन व्यक्तिगत होते हैं,
क्योंकि वे व्यक्तिगत जीवन और जीवन शैली को प्रभावित करते हैं। ये परिवर्तन क्या है? व्यक्तिगत होते हैं और व्यक्तिगत जीवन और जीवन शैली को प्रभावित करते हैं, किंतु वे निश्चित रूप से सार्वजनिक नीतियों से जुड़े होते हैं। व्यक्तिगत जीवन को तो प्रभावित करते हैं, लेकिन ये सार्वजनिक नीतियों से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं, जिसे सरकार अपनाती है और विश्व व्यापार संगठन के साथ समझौता करके तय करती है कि इसी तरह स्थूल नीतिगत परिवर्तनों का आशय यह है कि स्थूलगत नीतिगत परिवर्तन का आशय क्या है? इसका आशय यह है कि टेलीविजन चैनल के बजाय आज हमारे पास वास्तव में असंख्य चैनल हैं, या एक चैनल नहीं बल्कि असंख्य चैनल हैं। मीडिया के क्षेत्र में जो व्यापक परिवर्तन आया, उन पर भूमंडलीकरण का प्रभाव स्पष्टतः परिलक्षित होता है। स्थान और समय की दूरियां सिकुड़ जाने से यह परिवर्तन हुआ है। समाजशास्त्रियों को इन भूमंडली अंतः संबंधों को ध्यान में रखते हुए गांव, परिवारों, आंदोलनों, बच्चों के पालन पोषण के तरीकों, काम और अवकाश के क्षणों, दफ्तरशाही, अधिकारी तंत्रीय संगठनों अथवा जातियों का अध्ययन करना होगा। इन अध्ययनों में विश्व व्यापार संगठन के नियमों पर का, कृषि पर तथा उसके फलस्वरूप किसान पर पड़ने वाले प्रभाव का भी ध्यान रखा जाएगा। यहाँ कह रहा कि इस अध्ययन से हमें विश्व व्यापार संगठन के नियमों का, कृषि पर तथा उसके फलस्वरूप किस पर पड़ने वाले प्रभाव का भी ध्यान रखा जाएगा। भूमंडलीकरण का प्रभाव बहुत व्यापक होता है, यह हम सबको प्रभावित करता है। कुछ के लिए इसका अर्थ नए नए अवसरों का उपलब्ध होना है। भूमंडलीकरण से कुछ लोगों इस बात को महसूस करते हैं कि भूमंडलीकरण से नए नए अवसरों का उपलब्ध होना तो दूसरों के लिए अभी आजीविका की हानि हो सकता है। कुछ लोगों का मानता है कि भूमंडलीकरण के फल से नए नए अवसर उपलब्ध होना, तो कुछ लोगों का मानना है, दूसरे लोगों का, कि आजीविका की हानि हो सकता है। ज्यों ही चीनी और कोरियाई रेशम के धागे ने बाजार में प्रवेश किया, कहाँ के? चीनी और कोरियाई, जैसे ही रेशम के धागे बाजार में आए, बिहार की रेशम काटने और धागा बनाने वाली औरतों का धंधा ही चौपट हो गया। जैसे ही चीनी और कोरियाई रेशम भारत के मार्केट में प्रवेश किए, वैसे ही क्या हुआ? बिहार की रेशम काटन और धागा बनाने वाली औरतों का धंधा क्या हो गया? नष्ट हो गया। इसके पीछे क्यों? भूमंडलीकरण की वजह से। बुनकर और उपभोक्ता इस नए यार्न या चीनी एवं कोरियाई के रेशम के धागे को अधिक पसंद करते हैं। उपभोक्ता किसको पसंद करेंगे? चीन एवं कोरियाई रेशम को ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि यह कुछ सस्ता है। यह कुछ क्या है? सस्ता है। इसमें एक तरह की चमक भी होती है। भारतीय समुद्री जल में बड़े बड़े मछली पकड़ने वाले जहाजों के प्रवेश के साथ ही, अब दूसरा देखे प्रभाव बताया जा रहा है कि समुद्री जल में जब बड़े बड़े मछली पकड़ने के लिए जहाजों के प्रवेश के साथ ही कुछ ऐसी ही उठापटक हुई है। मछुआरे पकड़ते थे, अब बड़े बड़े जहाज मछली को पकड़ने के लिए आ रहे हैं। ये बड़े बड़े जहाज वे सब मछलियां बटोर कर ले गए जो पहले भारतीय नौकाओं द्वारा इकट्ठी की जाती थी। अब बड़ी बड़ी मछलियों को पकड़ने के लिए नौकाएं आए और सारी मछलियों को पकड़ ले जाते। और पहले यही मछलियों को कौन पकड़ता था? भारतीय नौकाओं द्वारा इकट्ठा की जाती थी। इस प्रकार मछली छांटने, सुखाने, बेचने और जाल बुनने वाली औरतों की रोजी रोटी छिन गई। इनकी रोजी रोटी चली गई। गुजरात में गोंद इकट्ठा करने वाली औरतें जो पहले बावल के पेड़ों, जुल्फेरा से गोंद इकट्ठा करती थी, बावल के पेड़ों से गोंद इकट्ठा करती थी,
सूडान से सस्ते गोद का आयात शुरू हो गया। अब सूडान से क्या आने लगा? सस्ते गोद के आयात शुरू हो गए। आ जाने से अपना रोजगार खो बैठी, यहां भी इनका रोजगार चला गया। यह भूमंडलीकरण का प्रभाव है। भारत के प्राय सभी शहरों में रद्दी बीनने वाली लोग एक सीमा तक अपना रोजगार खो बैठे, क्योंकि विकसित देशों से रद्दी कागज का आयात होने लगा। समाज के विभिन्न भागों पर इसका प्रभाव बहुत ही भिन्न भिन्न से तरीके पर पड़ता हुआ दिखाई देता है, विभिन्न प्रकार का होता है। समाज में इससे विभिन्न प्रकार से बदलाव दिखाई दे रहे हैं। किसकी वजह से? भूमंडलीकरण की वजह से। जहां मछुआरों के द्वारा मछली, वहीं महिलाओं के द्वारा रेशम के लिए जो कार्य करती थी, चाइना कोरियाई रेशम आने से बदलाव हुआ। तो कहने मतलब भूमंडलीकरण से एक बहुत बड़ा बदलाव दिखाई देता है। इसलिए भूमंडलीय प्रभाव के बारे में लोगों के विचार एक समान न होकर, आप कह सकते हैं भूमंडलीय के संदर्भ में लोगों के विचार एक समान न होकर के बहु विभाजित है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि भूमंडलीकरण अच्छे विश्व के अग्रदूत के रूप में अत्यंत आवश्यक है, तो कुछ लोग ऐसी आशंका है कि सुविधा संपन्न वर्गों में बहुत से लोगों को तो इससे लाभ होगा, किंतु पहले से ही सुविधाओं से वंचित जनसंख्या के एक बहुत बड़े भाग की दशा पहले से ही खराब हो जाएगी। दो विचारधाराएं आती हैं। पहली विचारधारा संपन्न वर्गों के लोगों के, जो सुविधा संपन्न हैं, उन मानते हैं कि इनको लाभ होगा, लेकिन दूसरा वर्ग मानता है कि समाज में जो वंचित लोग हैं, जो पहले से ही वंचित रहे हैं, उनकी दशा और भी खराब हो जाएगी, क्योंकि उनका जो खाने कमाने का मॉडल था, जो खाने खवाने का सिस्टम था, वह भूमंडलीकरण के फलस्वरूप काफी करवटें ली और उसका पूरा का पूरा उपयोग उद्योगपतियों, बड़े बड़े कंपनियों, बड़े बड़े कारखानों, बड़े बड़े व्यवस्थाओं ने ले लिया है। कुछ लोगों का ऐसा विचार भी है जो यह कहते हैं भूमंडलीकरण एक नई प्रक्रिया नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि भूमंडलीकरण जो है केवल कोई एक नई प्रक्रिया नहीं है। तो यह रहा कि भूमंडली से करण से क्या क्या प्रभाव बदले। बहुत सारे सिस्टमों को चेंज किया है भूमंडलीकरण की व्यवस्थाओं ने, और यहाँ तक नहीं, हमारे मूल खाद्यान्न से लेकर के हमारे पहनावे, हमारी जीविकाएं, हमारे संसाधनों को काफी कुछ प्रभावित किया है। हाँ, विचारधाराएं अलग अलग हैं। संपन्न वर्गों के लिए इसे अपने लिए लाभप्रद मानते हैं, क्योंकि उपभोक्ता के लिए अनेक मॉडल चॉइस करने के रास्ते खुल गए, लेकिन जमीनी हर चीजें जो हैं, जो मूल लोग इन परंपराओं से जुड़े हैं, उनके रोजी और रोजगार भी चले गए। अगला प्रश्न, जनसंचार के साधनों के परिवर्तन स्वरूपों की विवेचना कीजिए। जनसंचार के साधनों के परिवर्तन की विवेचना करना है। देखिए बच्चों, 2020 में 2024 यह क्वेश्चन यूपी के अंदर प्रत्येक जिलों में देखा गया। ये परीक्षा के दौरान ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ आप ध्यान दीजिएगा कि आधुनिक जनसंपर्क माध्यमों के लाभ हानि स्पष्ट कीजिए। जनसंपर्क माध्यम से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न प्रकार की चर्चा कीजिए। जनसंपर्क माध्यम हमारे प्रतिदिन के जीवन के अभिन्न अंग है, स्पष्ट कीजिए। तो जनसंपर्क के माध्यमों पर हमें देखना है क्या लाभ है, क्या हानि है। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन को लिखना। कैसे लिखें? स्वतंत्र भारत में मास मीडिया, जनसंपर्क क्या है? मास मीडिया का दृष्टिकोण। स्वतंत्र भारत में मास मीडिया का दृष्टिकोण, इसका पहले दृष्टिकोण समझा जाए। जनसंचार के साधनों का दृष्टिकोण क्या है? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने मीडिया से लोकतंत्र के पहरेदार की भूमिका निभाने का आग्रह किया था। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने
मीडिया से यह आशा की थी कि मीडिया हमारी जो है वह लोकतंत्र के एक पहरेदार की भूमिका निभाए। यह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आग्रह किया था। मीडिया हमारी क्या है, लोकतंत्र का के एक पहरेदार के रूप में कार्य किए, ऐसा उनका आग्रह था। तत्कालीन सरकार और लोगों द्वारा यह आशा की गई कि वह लोगों के हृदय में आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय विकास की भावनाएं बने। तत्कालीन सरकार उस समय की लोगों द्वारा यह आशा की गई कि वह लोगों के हृदय में आत्मनिर्भरता, लोगों के हृदय में क्या ला दे, आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय विकास की भावना भरे। आम जनमानस में आत्मनिर्भरता की बात आए और राष्ट्रीय विकास की भावना भरे। भारत में स्वतंत्रता की शुरुआती वर्षों में देश के विकास पर अत्यधिक बल दिया गया। शुरुआती दौर में देश के विकास को पहली प्राथमिकता दिया गया। विभिन्न विकास कार्यों के संबंध में जन सामान्य लोगों को सूचित करने का साधन जो पहला था पायदान स्वतंत्रता के बाद विकास मॉडल को जो अपनाया गया, इन विकास कार्यों के संबंध में जन सामान्य लोगों को सूचित करने का साधन क्या है, मीडिया ही थी। देश विकास की राह पर दौड़े, देश विकास की राह पर चल रहा है, उसके लिए सरकार की क्या क्या योजनाएं हैं, इन सारी बातों को आम जन तक, जन सामान्य तक पहुंचाने का काम किसका था, मीडिया का ही था। ये बताए तब मीडिया को अस्पृश्यता, बाल विवाह, अस्पृश्यता, बाल विवाह, विधवा बहिष्कार जैसी सामाजिक कुरीतियां तथा जादू टोना और विश्वास चिकित्सा जैसे अंधविश्वासों के विरुद्ध लड़ने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता था। उस समय ये तो था विकास के संदर्भ में लोगों को जागरूक करे, जनता को बताए, सरकार की नीतियों को बताए, लेकिन कराए कि बाल विवाह, विधवा बहिष्कार जैसी सामाजिक जो कुरीतियां हैं, जादू टोना, विश्वास चिकित्सा जैसे अंधविश्वासों के विरुद्ध लड़ने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता था। एक आधुनिक औद्योगिक समाज का निर्माण करने के लिए तर्कसंगत एवं वैज्ञानिक स्वभाव को बढ़ावा देने की आवश्यकता थी। भाई, एक कहा जाए कि आधुनिक औद्योगिक समाज का निर्माण अगर तभी कर सकते हैं जब उसको तर्कसंगत और वैज्ञानिक ढंग से उसे बढ़ाने का हम प्रयास करेंगे। बढ़ावा देने की आवश्यकता थी और उसे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन कब, जब तर्कसंगत और वैज्ञानिकता से उसे बढ़ाने का हम प्रयास करेंगे। सरकार का फिल्म प्रभाग समाचार, फिल्में और वृत्तचित्र प्रस्तुत करता था। सरकार का फिल्म प्रभाग समाचार, फिल्में और वृत्तचित्र प्रस्तुत करता था। इन्हें प्रत्येक सिनेमा घर में फिल्म प्रारंभ करने से पहले दिखाया जाता था ताकि दर्शकों को सरकार द्वारा चलाई जा रही विकास प्रक्रिया के बारे में जानकारी मिल सके। तो मीडिया का काम क्या था कि सरकार की योजनाएं, सरकार के विकास के मॉडल को, औद्योगिक समाज की स्थापना के लिए विकास, यह सारे कार्य मीडिया के द्वारा किए जाते रहे। वह उन्हें राष्ट्रीयता की भावनाओं से ओतप्रोत करना भी इनके कार्य का लक्ष्य बनाया गया था। रेडियो भारत में 1920 के दशक में कोलकाता और चेन्नई में अपरिपक्व हैम ब्रॉडकास्टिंग क्लबों के माध्यम से रेडियो प्रसारण प्रारंभ हुआ। कब? 1920 के दशक में। कहा? कलकत्ता और चेन्नई में हैम ब्रॉडकास्टिंग क्लबों के माध्यम से रेडियो के प्रसारण प्रारंभ हुआ। 1940 के दशक में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक सार्वजनिक प्रसारण प्रणाली के रूप में उस समय परिपक्व हो गया जब वह दक्षिण पूर्व एशिया में
मित्र राष्ट्रों की सेनाओं के लिए प्रचार का एक बड़ा साधन बना। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में केवल 6 रेडियो स्टेशन थे जो बड़े बड़े शहरों में स्थित थे और प्राथमिक रूप से शहरी श्रोताओं की आवश्यकताओं को ही पूरा करते थे। 1950 तक समस्त भारत में कुल मिलाकर 5,46,200 रेडियो लाइसेंस थे। चूंकि मीडिया नव स्वतंत्र राष्ट्र के विकास में एक सक्रिय भागीदारी माना जाता था, इसलिए 1944 से कार्यरत है प्रख्यात संपर्क और चलचित्र समालोचक अमिता ने 1944 में ऑल इंडिया रेडियो में कार्य करना प्रारंभ किया। अमिता ने 1940 में ऑल इंडिया रेडियो में कार्य करना आरंभ किया। उस समय इस क्षेत्र में बहुत कम महिलाएं सक्रिय थी। तत्पश्चात ये BBC, CBC एवं प्रसारण की अन्य अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में चली गई। ये महिला पत्रकार में वरिष्ठ हैं। चलचित्र, रेडियो, दूरदर्शन, समालोचकों और मुख्य समाचार पत्रों के स्तंभ लिखने के लिए जानी जाती हैं। आकाशवाणी के कार्यक्रमों में प्रमुख रूप से समाचार, सामाजिक विकास विषय एवं विकास पर गोष्ठियां होती थी। आकाशवाणी के समाचार प्रसारणों के अलावा एक मनोरंजन का चैनल विविध भारती भी था, जो श्रोताओं के अनुरोध पर प्रमुख रूप से हिंदी फिल्मों विविध भारती भी था, जिसमें हिंदी फिल्मों के गाने प्रस्तुत करता था। 1957 में आकाशवाणी ने अत्यंत लोकप्रिय चैनल विविध भारती को अपने में शामिल कर लिया, जो शीघ्र ही प्रायोजित कार्यक्रम और विज्ञापन प्रसारित करने लगा और आकाशवाणी के लिए एक सामाजिक चैनल बन गया। भारत की स्वतंत्रता के समय 1947 में आकाशवाणी के पास कुल मिलाकर रेडियो स्टेशनों की आधारभूत संरचना थी, जो महानगरों में स्थित थी। उस समय देश में कुल 35 करोड़ जनसंख्या पर कुल 2,80,000 रेडियो रिसीवर सेट उपलब्ध थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकार ने रेडियो प्रसारण के आधारभूत संरचना का विस्तार राज्यों की राजधानियों और सीमावर्ती क्षेत्रों में करने का कार्य प्राथमिकता दी। इन वर्षों में आकाशवाणी ने भारत में रेडियो प्रसारण के लिए एक विशाल आधारभूत संरचना का विकास कर लिया है। भारत की भौगोलिक, भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को देखते हुए राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय तीनों स्तरों पर अपनी सेवाएं कर रही है। आज देखा जाए तो दूरदर्शन अपना कार्य राष्ट्रीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर और स्थानीय स्तरों पर बड़ी सुगमता पूर्वक अपने कार्यों का निर्वहन कर रही है। टेलीविजन भारत में सर्वप्रथम 1959 में प्रयोग के तौर पर टेलीविजन कार्यक्रमों का 1959 में प्रयोग के तौर पर टेलीविजन कार्यक्रम चालू किया गया। भारत 1975 से जुलाई 1976 के बीच उपग्रह की सहायता से शिक्षा देने के प्रयोग के अंतर्गत टेलीविजन ने 6 राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक दर्शकों के लिए प्रत्यक्ष रूप से प्रसारण का आरंभ किया। ये शैक्षिक प्रसारण प्रतिदिन 4 घंटे तक 2400 टीवी सेटों पर सीधे तौर पर प्रसारित किए जाते थे। लगभग इसी समय अवधि में दूरदर्शन के अंतर्गत दिल्ली, मुंबई, श्रीनगर, अमृतसर में 1975 तक 4 टेलीविजन केंद्र स्थापित किए गए। इसके बाद एक ही वर्ष में कोलकाता, चेन्नई और जालंधर में 3 और केंद्र खोले गए। इनमें से प्रत्येक
प्रसारण केंद्र के अपने बहुत से कार्यक्रम होते थे, जिनमें समाचारों, बच्चों और महिलाओं के कार्यक्रम, किसानों के कार्यक्रम, मनोरंजन के कार्यक्रम शामिल थे। टेलीविजन कार्यक्रम के वाणिज्यिक होने पर उनमें इन कार्यक्रमों के प्रायोजकों के विज्ञापन शामिल किए जाने लगे, तो लक्ष्यगत दर्शकों में भी परिवर्तन स्पष्ट दिखाई देने लगा। टीवी प्रसारणों में मनोरंजन के कार्यक्रमों में वृद्धि हुई। एक कार्यक्रम विशेषकर नगरीय उपभोक्ताओं के लिए होते थे। यह कार्यक्रम किसके लिए होते थे? नगरीय उपभोक्ता। दिल्ली में 1982 में एशियाई खेलों के आयोजन के दौरान रंगीन प्रसारण के शुरू किए गए जाने 1982 में कैसा शुरू हुआ? रंगीन प्रसारण की शुरुआत हुई और राष्ट्रीय नेटवर्क में तेजी से विस्तार हो जाने के फलस्वरूप टेलीविजन प्रसारण का, अगर हम देखें तो टेलीविजन प्रसारण का तेजी से वाणिज्यीकरण हुआ। 1984-85 के दौरान टेलीविजन ट्रांसमीटरों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई, जिसके फलस्वरूप देश की जनसंख्या का एक बड़ा भाग इसमें शामिल हो गया। टेलीविजन के प्रसारण में बहुत सारे लोग जुड़े, जिसके फल देश की जनसंख्या का एक बड़ा भाग इस व्यवस्था में शामिल हुआ। यही वह समय था जब हम लोग 1984 और 85 और बुनियाद 1986-87 जैसे सोप ओपेरा प्रसारित किए गए। यह अत्यंत लोकप्रिय सिद्ध हुआ और दूरदर्शन के लिए विज्ञापन के माध्यम से राजस्व अर्जित किया गया। रामायण 1987-88, महाभारत 88 और 90, 87-88 और 88-90 महाकाव्यों के प्रसारण से दूरदर्शन की लोकप्रियता में पर्याप्त वृद्धि हुई। मुद्रण माध्यम, प्रिंट मीडिया। भारत की 1947 में स्वतंत्रता के बाद प्रिंट मीडिया ने राष्ट्र निर्माण के कार्य में अपनी भागीदारी निभाने की भूमिका जारी रखा। इसके लिए वह विकासात्मक मुद्दों को उठाता रहा, बहुत बड़े भाग के लोगों की आवाज को बुलंद करता रहा। मीडिया ने अपनी सजग और प्रहरी की भूमिका निभाने में कड़ी चुनौतियों का भी सामना किया था। 1975 में सरकार द्वारा आपातकाल की घोषणा किए जाने के कारण मीडिया पर सेंसरशिप लागू कर दी गई थी। मीडिया की आवाज को दबा दिया गया था, लेकिन दमनकारी नीतियां अधिक दिन तक नहीं चली। सौभाग्यवश 1977 में लोकतंत्र बहाल हुआ, मीडिया से सेंसरशिप हटी। मीडिया ने समय समय पर अनेक समस्याओं का सामना किया है, आखिरकार प्रेस को आजादी दिलाने में सफल हुआ। मीडिया ने समय समय पर अनेक समस्याओं का क्या सामना किया और आखिरकार प्रेस को आजादी दिलाने में सफल भी हुआ। आजाद देश में विभिन्न श्रेणियों के कुल 55,000 से ज्यादा अखबार निकल रहे हैं। कितने? 55,000 से ज्यादा इस समय अखबार निकल रहे हैं, जिनकी गली कूचों तक पहुंचा। अकेले उत्तर प्रदेश में ही 2.8 करोड़ अखबार बिक जाते हैं। टेलीविजन चैनलों ने जरूर कुछ अखबारों का राजस्व प्रभावित किया है, पर बड़े अखबार इससे एकदम प्रभावित नहीं हुए हैं। इस समय सर्वाधिक बिक्री वाले 10 प्रमुख समाचार पत्रों में दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, मलयाला मनोरमा, दैनिक थाती, अमर उजाला, ईनाड, लोकमत, मातृभूमि, हिंदुस्तान, नवभारत टाइम्स आते हैं। NRS सर्वे 2003 में 25 संस्करणों के साथ जागरण के पास 1.57 करोड़ पाठक हो गए थे और दैनिक भास्कर के पाठकों की संख्या 1.36 करोड़ हो गई थी। समाचार पत्र एक विशाल संरचनात्मक संगठन होता है, जिससे भारी निवेश किया जाता है और प्रशिक्षित कर्मी भर्ती किए जाते हैं। मीडिया की विषय वस्तु, उसकी शैली में निरंतर परिवर्तन हो रहे हैं। मीडिया वही प्रकाशित करता है या दिखाता है जो समाज में हो रहा है। इस प्रकार मीडिया समाज का दर्पण है। इस प्रकार मीडिया क्या है? समाज का दर्पण है।